Okay, so let's begin. So we will continue for solution. और सॉल्यूशन में हम लोग बच्चों पिछली क्लास में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टार्ट किए थे। तो उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में भी हम लोगों ने कुछ हिस्सा कंप्लीट कर लिया था और कुछ हिस्सा बकाया था। सो दिस इज योर लेक्चर 5 आई थिंक, है ना? लेक्चर 5 रहेगा ये। ओके, सो थोड़ा सा पिछले क्लास का हल्का सा रिकैप कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में वी स्टार्टेड अबाउट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो हमने देखा कि हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में 4 प्रॉपर्टीज टू बी स्टडीड। सो द फर्स्ट वाज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। फिर आया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये भी हम लोग कंप्लीट कर लिए। थर्ड वाज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये करना है हम लोग को आज। और एक सबसे आखिरी और फोर्थ और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसको भी हमें आज करना है, दैट वाज ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना? ऑस्मोटिक प्रेशर। सो वी स्टार्टेड दिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पार्ट इन लास्ट लेक्चर विच वाज लेक्चर 5, और इसमें 2 पार्ट हम लोग कंप्लीट कर लिए थे बच्चों अच्छे से। और ये थर्ड और फोर्थ को हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग टाइम, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो कॉपी में हेडिंग डालेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना? पुट द हेडिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो क्या होता है ये। अब पहले तो खुद से जरा ये समझा जाए, जैसे हम लोग पिछली क्लास में ये सब पढ़ते आए हैं कि भाई ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कब देखते हैं, ये चारों चीजें कब आती हैं। तो बात हुई थी कि अगर एक प्योर वॉलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स कर दें तो क्या होता है, ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एविडेंट हो जाती है। सो सबसे पहले पढ़ा था कि हमने अगर एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को प्योर सॉल्वेंट में डालते हैं, क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने। आप चाहे तो ये बात लिख भी सकते हैं, चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग लिख चुके हैं। थोड़ा सा मैं हल्का सा रिकैप करा देता हूं। हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर एक हमारे पास प्योर वॉलेटाइल सॉल्वेंट है, तो इस प्योर वॉलेटाइल सॉल्वेंट में अगर हम एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला दें तो होता क्या है कि ओवरऑल वॉलेटिलिटी घट जाती है ना? ओवरऑल क्या हो जाता है, वॉलेटिलिटी रिड्यूस हो जाती है। और इस वॉलेटिलिटी के रिड्यूस होने के चलते क्या होता है, फिर वेपर प्रेशर भी घट जाता है, क्योंकि वेपर प्रेशर तो वॉलेटाइल जितना सब्सटेंस होगा उतना अच्छा वेपर प्रेशर होगा। तो आप सोचो कि पहले तो पूरा 100% वॉलेटाइल सॉल्वेंट था, अब आपने क्या किया कि उसमें एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला दिए, तो नेचुरली क्या होगा, वॉलेटिलिटी घट जाएगी। जैसे कि हम लोग पिछली बार एक एग्जांपल दिए थे कि एक
एक गिलास एकदम गर्म पानी, उसमें एकदम ठंडा थोड़ा सा पानी मिला दीजिए तो थोड़ी सी उसकी गर्माहट कम हो जाएगी, ऐसी वॉलेटिलिटी घट जाती है। और अगर लिक्विड की वॉलेटिलिटी घट जाती है तो लिक्विड का वेपर प्रेशर भी घट जाता है। अच्छा, फिर वेपर प्रेशर घट जाता है तो मैंने फिर लॉजिक के साथ हम लोग समझे थे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब जरा ये जो आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये घट जाएगा, तो जरा थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालें कि क्या लिक्विड के वोलेटाइल नेचर कम होने से उसका फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा? जैसे बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ जाएगा, ये तो बात हो गई, फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, ये किसी को समझ आ रहा है? कोई बता पाएगा फ्रीजिंग पॉइंट क्यों घटेगा? या और हम इसको अगर एलेबोरेट करें, ऐसे कहें कि भाई मान लेते हैं कि एक अपना प्योर सॉल्वेंट है, प्योर वॉलेटाइल सॉल्वेंट है, और ये जो प्योर वॉलेटाइल सॉल्वेंट है लेट्स से इस फ्रीजिंग पॉइंट इससे 0 डिग्री सेल्सियस है ना। एक प्योर वॉलेटाइल सॉल्वेंट है जिसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। तो अब इसमें क्या किए कि इफ सम सॉल्यूट इज एडेड, if some non-volatile solute is added, तो मान लेते हैं कि जो नया फ्रीजिंग पॉइंट है, न्यू या ना लिख के नीचे लिख देते हैं, जो नया फ्रीजिंग पॉइंट है वो नया फ्रीजिंग पॉइंट हो गया से -10 डिग्री सेल्सियस। तो यही तो होगा फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीज होना। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीज क्यों हो रहा है बच्चों? एनीवन हु कैन एक्सप्लेन? एनीवन हु कैन एक्सप्लेन? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सारे बच्चे? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। केवल सुनने के लिए थोड़ी है आप लोग, कुछ कुछ बताने के लिए भी है, मौका पड़ेगा तो बताना भी होगा ना, केवल सुनने से थोड़ी काम चलेगा। बोलो। हम लोग डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ रहे हैं विच इज योर थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो पहले ये तो समझना होगा कि हाँ भाई फ्रीजिंग पॉइंट में रियली में डिप्रेशन होता है। जो बच्चे पिछली क्लास में अनुपस्थित थे, नहीं आ पाए थे, उनके लिए लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, लेक्चर 4, दे कैन गो थ्रू दैट लेक्चर, तो उन्हें ये पूरा चीज पीछे का एकदम पक्का हो जाएगा। और देखो क्या होता है, क्यों फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीज होता है, इसका एक मोटा मोटा सा लॉजिक है, बहुत आसान है। जैसे फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ? फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब हुआ कि एक मैं फिगर से आपको समझाता हूं तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा। ये सब चाहे तो लिख लें एक बार फिर से, है ना, इसको एक बार नोट कर लो। तो वैसे ऑलरेडी वी हैव कवर्ड ऑल दीज थिंग इन डिटेल्स, फिर भी एक बार लिख लें, कोई हर्जा नहीं है। जितनी ज्यादा बार लिखोगे उतना तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में ऐसा करके लिख सकते हो, इसको जो है एक बॉक्स में बंद कर दो, है ना। ये आप समझ लीजिए कि दिस इज इंट्रोडक्शन, और यू कैन से प्रस्तावना इन हिंदी। ठीक है, चलो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हमें पढ़ना है, तो मैं एक फिगर ड्रॉ करके आपको सिखाता हूं, तो आपको तुरंत समझ आ जाएगा कि फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीज क्यों हो रहा है। इसका भी वैसे ही मिलता जुलता फिगर है जैसा कि हम लोग एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट वाला फिगर देखे थे ना, ऐसे यहाँ पे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है। देखो कैसे होता है। तो ये मैं रफ कर रहा हूं बच्चों, रफ कर दें, सब लोग नोट कर लिए? सब लोग नोट कर लिए? एकदम दिमाग में रखना है कि आप अगर एक प्योर वॉलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हो तो नेट वॉलेटिलिटी डिक्रीजेस, so vapor pressure decreases, boiling point increases and freezing point also decreases। तो ये जो फ्रीजिंग पॉइंट घट रहा है इसका कारण देखते हैं, कारण क्या है। ठीक, देखें, मैं एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूं तो उससे आप रीजन समझ पाएंगे, ध्यान से समझिएगा। फिर से हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर वाई एक्सिस पर रहने वाला है जैसा कि पिछली क्लास में बनाए थे,
और टेम्परेचर एक्स एक्सिस पे रहने वाला है. सो दिस इज टी एंड दिस इज योर पी. तो पिछली क्लास में आपको याद होगा हम लोगों ने एक 3 फेज डायग्राम बनाया था ना. तो वो 3 फेज डायग्राम कुछ यूं आया था, कुछ ऐसा, फिर ऐसा और फिर ऐसा, है ना. यह एक काम करते हैं कि ये जो 3 फेज डायग्राम है इसको मैं थोड़ा सा डॉटेड शेप से बनाता हूं. तो लेट्स से ये एक पार्ट हो गया, ये जंक्शन था, ये तुम्हारा दूसरा पार्ट हो गया और ये आपका तीसरा पार्ट हो गया. तो इस 3 फेज डायग्राम में हमने पिछली क्लास में समझा कि भाई थोड़ा सा और पीछे खींच देते हैं, इसको भी थोड़ा सा पीछे खींच देते हैं. तो इस 3 फेज डायग्राम में हम लोगों ने पिछली क्लास में समझा था कि दिस इज द रीजन इन विच, ये किसका 3 फेज डायग्राम था? प्योर वाटर का. सो दिस इज 3 फेज डायग्राम ऑफ प्योर वाटर. प्योर वाटर, ठीक. हाँ, तो ये था सॉलिड फेज, उसके बाद ये था आपका लिक्विड फेज और ये था आपका गैसियस फेज, ठीक. और ये जो आपका, इस पॉइंट को हम लोगों ने कुछ पॉइंट ए लिख लेते हैं और इन 2 पॉइंट्स को भी कुछ कुछ लिख लिया जाए. जैसे इसको लिख लेते हैं, इसको ओ लिख लिए, इसको ए, इसको बी और इसको सी, ठीक. तो ये जो ओबी लाइन है ये क्या है? ये सॉलिड और लिक्विड का इक्विलिब्रियम फेज है. ओए लाइन लिक्विड गैस का इक्विलिब्रियम फेज है और ओसी लाइन सॉलिड और गैस का इक्विलिब्रियम फेज है, ठीक. मतलब इस पॉइंट पर, इस लाइन पर जो भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स के लिए जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा. अच्छा, ठीक. अब मेरी बात को बहुत गौर से समझें बच्चों. क्या होता है कि मान लेते हैं ये तो अभी प्योर सॉल्वेंट है, तो इस प्योर सॉल्वेंट के लिए फ्रीजिंग पॉइंट से TF अज्यूम करते हैं, TF नॉट अज्यूम करते हैं, ठीक. सो बहुत गौर से देखेंगे बच्चों. से दिस पॉइंट इज TF नॉट, TF नॉट. मतलब क्या हो गया? दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट. फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है टेम्परेचर. सो दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट और इस फ्रीजिंग पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है वो प्रेशर से 1 atm प्रेशर, ठीक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब चूंकि हम लोग पढ़े थे कि भाई अगर इस प्योर सॉल्वेंट में एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है? प्रेशर कम हो जाता है. तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं सॉलिड और लिक्विड की, भाई फ्रीजिंग इज अ फेज चेंज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड. तो हम केवल लिक्विड सॉलिड को देखेंगे. और पिछली क्लास में वेपर्स की बात कर रहे हैं तो हमने लिक्विड गैस को देखा था. यहां पर हम लिक्विड सॉलिड को देखेंगे. तो ये जो लाइन है जिसके एक तरफ सॉलिड और एक तरफ लिक्विड है, तो इस लाइन के हर पॉइंट का प्रेशर घट जाएगा जैसे ही क्या होगा? आप एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इस प्योर वाटर में मिक्स करोगे. तो जैसे ही हर पॉइंट का प्रेशर कम होगा तो फिर उसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर देखो किस तरह बदलेगा. अभी TF के करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. अब हम क्या किए? इस लाइन को फिर से ड्रॉ कर दिए, लेकिन थोड़ा सा नीचे करके. तो नीचे करके क्यों ड्रॉ कर रहे हैं आप समझ ही रहे होंगे. नीचे करके इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है ना. तो से ये आपका नया लाइन आ गया जो कि मैंने येलो से ड्रॉ किया है, ठीक. अब ध्यान से देखिए, इस येलो लाइन पर जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला पॉइंट है बच्चों, ये पॉइंट है जो आप सामने हाईलाइटेड देख रहे हैं. और पहले जो OB लाइन थी इसको हम नाम दे देते हैं लाइन को O' B', है ना, O' B'.
और जो ओबी लाइन थी उस पर जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला पॉइंट था वो ये था, और उसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर ही क्या था, TF नॉट, जो कि फ्रीजिंग पॉइंट था। अब चूंकि प्रेशर घट जाते हैं तो ये जो हर लाइन होगी, इस लाइन के हर पॉइंट का प्रेशर क्या होगा बच्चों, रिड्यूस हो जाएगा, तो हर पॉइंट नीचे शिफ्ट हो जाएगा। अब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए ये पॉइंट आया, तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग अब जरा देखो क्या टेम्परेचर है। तो देखो अब इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर तुम देख रहे हो उसको लिख लेते हैं TF। तो ये जो TF है वो TF नॉट से नीचे हो गया, पीछे हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन जब बॉइलिंग पॉइंट देखते थे तो नया बॉइलिंग पॉइंट क्या आता था बच्चों, पुराने से आगे आता था। लेकिन नया फ्रीजिंग पॉइंट क्या आ जा रहा है, पुराने फ्रीजिंग पॉइंट से या एक्चुअल फ्रीजिंग पॉइंट से पीछे आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है ना। ये जो O B डैश जो लाइन देख रहे हो, दिस इज a solid liquid equilibrium state of solution। ये सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों। सॉल्यूशन में क्या क्या है कि एक तो आपका प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट है, और इस सॉल्वेंट के साथ साथ आपने क्या किया, इसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी मिला दिया। ठीक, तो अब ये जो O डैश B डैश है, दिस इज इक्विलिब्रियम फेज फॉर सॉल्यूशन, और जो OB है दिस इज इक्विलिब्रियम फॉर प्योर सॉल्वेंट, फॉर प्योर वाटर, है ना। तो अच्छा, यहां पर क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहां पर भी लिख सकते हैं कि जो TF नॉट है दैट इज इनिशियल फ्रीजिंग पॉइंट, और जो TF है दैट इज न्यू फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, तो नया जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो पुराने फ्रीजिंग पॉइंट से कम हो गया, मतलब डिक्रीज हो गया। तो यही तो हम लोग पढ़ रहे थे, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। तो लिखेंगे फिर कि न्यू फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस, फुल स्टॉप। फिर लिखेंगे डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो उसको लिख लेते हैं डेल्टा TF। सो दिस इज इनिशियल TF नॉट माइनस फाइनल विच इज TF। सो दिस डेल्टा TF इज TF नॉट माइनस TF। ठीक, नोट करेंगे सारे बच्चे, डन। बच्चों बात समझ आ गई, फ्रीजिंग पॉइंट क्यों घट रहा है। यस सर। सब लोग नोट करें, प्लीज नोट डाउन एवरीथिंग। कंप्लीट। सर ओके, आप पेज में लिख दे रहा हूं, इसको हटा देते हैं। लिखेंगे कि corresponding to each temperature, comma, vapor pressure reduces
for each point of OB था ना, OB, so it is shifted downwards. अब एक बात पूछी गई कि सर ये जो चीज हम लोग सीखे हैं, क्या इसको थोड़ा सा लॉजिकली नहीं समझा जा सकता? ये तो ठीक है, ग्राफ हो गया, तो क्या हम लोग लॉजिकली कर सकते हैं? थोड़ा सा जरा सोचा जाए इस पे, क्या इसको लॉजिकली सीखा जा सकता है? क्यों फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जा रहा है अगर फ्रीजिंग पॉइंट घट रहा है? इसका एक फिजिकल एक्सप्लेनेशन देखते हैं. सो प्लीज पुट द हेडिंग फिजिकल एक्सप्लेनेशन. फिजिकल एक्सप्लेनेशन. देखें क्या है इसका फिजिकल एक्सप्लेनेशन. अब ये जो फ्रीजिंग पॉइंट के डिक्रीज को एक्सप्लेन करना है, तो थोड़ा फ्रीजिंग पॉइंट की एक और डेफिनेशन है, थोड़ी सी टेक्निकल, उसको समझ लीजिए. सो हम लोग हेडिंग लिख सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट. उसके बाद इस फिजिकल एक्सप्लेनेशन को समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी. तो फ्रीजिंग पॉइंट का जो बेसिक डेफिनेशन है वो तो यही है कि जिस पे जो है लिक्विड जो है फ्रीज हो जाए. बट इसका थोड़ा सा टेक्निकल डेफिनेशन है, वो लिखेंगे कि इट इज द टेम्परेचर at which the liquid phase and solid phase in equilibrium. ठीक. अब इस इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया कि वेपर pressure of liquid is equal to वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड. ठीक, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड. ठीक. अब ये थोड़ा समझने का है कि सॉलिड का भी वेपर प्रेशर होगा इस समय, जब वो फ्रीजिंग की कंडीशन में होगा, है ना. उस समय लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा वही वेपर प्रेशर सॉलिड का होगा. तो जब भी कोई लिक्विड को आप फ्रीज करने जाते हो बच्चों, तो उस लिक्विड हमें उस टेम्परेचर तक फ्रीज करना पड़ता है जब तक कि लिक्विड का वेपर प्रेशर और सॉलिड का वेपर प्रेशर बराबर ना हो जाए, है ना. लिक्विड का वेपर प्रेशर और सॉलिड का वेपर प्रेशर बराबर ना हो जाए, क्योंकि जब बराबर होगा तभी तो फिर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा सॉलिड और लिक्विड के बीच में. अच्छा, अब हम देखते हैं कि एक प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डालने से क्या होता है. तो हम सब समझते हैं कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट अगर हम लोग मिलाएंगे प्योर सॉल्वेंट में, वॉलेटाइल में, तो हमारे लिक्विड का वेपर प्रेशर घट जाएगा. तो हमारे लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? घट जाएगा. तो लिखिए इस चीज को कि इफ a non-volatile solute is mixed with pure
volatile solvent, so this implies that vapor pressure of liquid solvent decreases. ठीक, या नॉट सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है ना, अब तो सॉल्यूशन हो गया ना ये, तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन वो घट जाता है इन कंपैरिजन टू प्योर सॉल्वेंट। अब क्या होगा कि जब इस लिक्विड सॉल्यूशन को आप फ्रीज करने का प्रयास करेंगे तो अब हमें उस टेम्परेचर तक फ्रीज करना होगा जिस समय उस टेम्परेचर तक फ्रीज करना होगा जब फिर से वही स्थिति हो जाए कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। तो अब क्या होगा कि अब हमें और ज्यादा वेपर प्रेशर को कम करना पड़ेगा, यानी हमें तब सॉलिड मिलेगा, जैसे पहले जो सॉलिड मिलता था उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता था। क्यों? क्योंकि पहले लिक्विड का भी वेपर प्रेशर ज्यादा होता था। अब हमें जो सॉलिड मिलेगा, अब हमें तब सॉलिड मिलेगा या अब हमें जो सॉलिड मिलेगा उसका वेपर प्रेशर पहले वाले सॉलिड के वेपर प्रेशर से और ज्यादा रिड्यूस्ड होगा। तो जब हमें वेपर प्रेशर को और घटाना है, यानी वेपर्स को और कम करना है, तो वेपर्स को रिड्यूस करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको टेम्परेचर को थोड़ा सा और नीचे लाना होगा, तभी ना वेपर कम होंगी, और वेपर कम होंगी तो वेपर प्रेशर घट जाएगा, है ना। फिर से समझो। अभी तक हमने ये समझा कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। तो फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब हुआ ऐसा टेम्परेचर जिस पे सॉलिड और लिक्विड क्या हो, इक्विलिब्रियम में। ठीक, यानी सॉलिड से जो वेपर्स निकले उनका वेपर प्रेशर और लिक्विड से जो वेपर्स निकले उनका वेपर प्रेशर, दोनों का वेपर प्रेशर एकदम सेम हो जाए, तो ऐसे टेम्परेचर को हम लोग बोलेंगे बच्चों आपका फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। अब बहुत ध्यान से समझो। अब एक लिक्विड ऐसा है जिसका वेपर प्रेशर मान लो हाई है, अब एक दूसरा लिक्विड है जिसका वेपर प्रेशर लो हो गया, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाने से तो वेपर प्रेशर लो हो जाता है। तो अब आपका सॉलिड तब मिलेगा हमें जब हम उस पोजीशन में पहुंच जाएं अगेन के सॉलिड का वेपर प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होने लगे, सेम होने लगे। तो पहले जो वेपर प्रेशर आते आते वो सॉलिड कन्वर्ट हो जाता था, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता था, अब हमें उस वेपर प्रेशर से भी नीचे जाना होगा, यानी वेपर्स की मात्रा को और घटाना होगा। तो वेपर्स के कंटेंट को कम करना है, तभी तो वेपर प्रेशर कम होगा। तो हमें और टेम्परेचर को रिड्यूस करना होगा, तब वेपर्स जो है कम होंगी। जैसे जैसे आप टेम्परेचर और घटाते चले जाइएगा, वेपर्स जो है धीमे धीमे खत्म होती जाएंगी। एक समय आएगा जब इतना ज्यादा सॉलिडिफाई होगा कोई वेपर ही नहीं रहेगा, है ना। तो लिखें अगला पॉइंट, इसी में आगे लिखेंगे। अब बच्चों ये समझ में आ गया कैसे हमारा फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। ये हो गया बच्चों, सबको समझ आ गया? यस सर। ठीक है। मतलब हमें वेपर्स को रिड्यूस करना होगा, तो वेपर को रिड्यूस करने का मतलब और ज्यादा टेम्परेचर रिड्यूस करना होगा। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं। सो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन डिक्रीजेस, ये तो ठीक हो गया। अच्छा, आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, किसी को एतराज हो तो बताइए। ठीक है, अब देखें कि नाउ liquid converts into solid at reduced vapor pressure. Liquid converts into solid at reduced vapor pressure, है ना। So
we require to reduce temperature, to get liquid solid equilibrium. एक चीज और लिख लेंगे, as equilibrium temperature, जिसको कि हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट बोल रहे हैं बच्चों, as equilibrium temperature gets reduced, vapor content या वेपर प्रेशर also gets reduced. Full stop. ठीक। तो आपको जितना कम वेपर प्रेशर चाहिए, आपको फ्रीजिंग पॉइंट को उतना ही कम रखना होगा। डन। हो गया बच्चों? तो ये तो इसका फिजिकल एक्सप्लेनेशन हो गया, जो काफी थोड़ा सा अच्छा खासा टेक्निकल चीज हो गई। एनीवेज, अब इस पे जो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट है, इससे रिलेटेड एक दो छोटे छोटे मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं, उनको भी निपटा लेते हैं, वो अपने क्वेश्चन में काम आ जाएंगे। रफ कर दें बच्चों, आगे बढ़े? सबने नोट डाउन कर लिया? यस सर। ठीक। सो इसके मैथमेटिकल फॉर्मूले कैसे लिखने हैं, तो ऊपर चाहे तो हम लोग हेडिंग लिख सकते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूला। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला एकदम सेम वैसा ही है जैसा कि हम लोग इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़े थे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़े थे। देखो, तो इफ डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ। तो जो डेल्टा टी एफ होता है, ये उसी तरह से मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है जैसे कि डेल्टा टीबी। मोलैलिटी मतलब क्या हो गया? ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा, सॉल्यूट के कंसंट्रेशन को। तो जितना ज्यादा आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते जाओगे, उतनी मोलैलिटी बढ़ती जाएगी, उतना ही वेपर प्रेशर घटता चला जाएगा, तो उतने ही कम टेम्परेचर पे हमारा फिर वो सॉलिडिफाई होने लगेगा, है ना। तो ये जो डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट है, ये भी डिपेंड करता है कि कितना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है, जिसको कि हम लोग मोलैलिटी के टर्म में लिखते हैं। अब एक सवाल हो सकता है कि सर कंसंट्रेशन के लिए मोलैलिटी की क्या जरूरत है? कंसंट्रेशन के लिए मोलैरिटी भी तो लिखा जा सकता है ना। तो मोलैलिटी एक ऐसा कंसंट्रेशन होता है बच्चों जो मोलैरिटी से बेहतर माना जाता है। रीजन ये है कि टेम्परेचर के बदलने के साथ साथ ये मोलैलिटी नहीं बदलती है ना। सो दैट इज अगेन इन कंसंट्रेशन टर्म्स, आप उसमें देख सकते हैं। सो मोलैलिटी इज कंसीडर्ड एज अ सुपीरियर कंसंट्रेशन टर्म देन मोलैरिटी। ओके, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सो डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। सो अगेन अब हम यहां पे क्या करेंगे? प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे,
तो जैसे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन में KB लिखते हैं, इसमें KF लिखा जाता है और इनटू छोटा सा m। छोटा m मतलब मोलैलिटी, बड़ा m मतलब मोलैरिटी। सो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट। नोट करें बच्चों, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी स्मॉल m। ठीक, अब KF की वैल्यू लिख लो। जैसे KF की वैल्यू हो जाएगी यहां पर, KF को बोलते क्या है? KF को बोलेंगे मोलल फ्रीजिंग डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलल फ्रीजिंग डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक, या इसी का एक नाम और होता है बच्चों, दैट इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। जैसे वो KB क्या था? KB था बच्चों मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। उसका दूसरा नाम था इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ऐसे इसका नाम हो गया निकनेम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। सो दिस इज KF, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिख देता हूं तो थोड़ा सेफ्टी बनी रहेगी। स्मॉल m का मतलब मोलैलिटी। हर चीज कॉपी में लिखी रहती है ना बच्चों, तो ठीक रहता है। चलिए, आपको याद होगा कि एक तो ये फॉर्मूला किए थे, एक और फॉर्मूला किए थे हम लोग, जिसमें KB की अलग से मैंने आपको वैल्यू बताई थी। तो उसी तरह से KF की भी वैल्यू आपको याद रखनी है। सो फॉर्मूला इज अगेन सेम एज KB। सो दिस इज RT0 स्क्वायर। एक छोटा सा बस फर्क है, नीचे 1000 आता है, यहां LF लिखते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और वहां क्या लिखते थे? वहां लिखते थे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, है ना। तो सॉलिड से लिक्विड में बदलना इज कॉल्ड फ्यूजन, और लिक्विड से वेपर में बदलना इज कॉल्ड वेपराइजेशन। सो RT0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 LF। प्लीज नोट करें, दिस इज अनदर फॉर्मूला। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सॉल्यूशन। और चैप्टर तो बच्चे सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, बट आई एम टेलिंग यू वन थिंग कि आप जो भी चैप्टर करके जाएं बच्चों, बहुत अच्छे से करके जाएं। रिसेंट जो JEE एडवांस का भी रिजल्ट आया है, उसमें किसी बच्चे के अगर आप समझ लीजिए कि इवन इफ ही इज स्कोरिंग, ही और शी इज स्कोरिंग 50% मार्क्स, 50% में उसका ऑलमोस्ट 1500-1000 के बीच में रहेंगे 50% मार्क्स में। तो अगर आप 50% सिलेबस भी बहुत अच्छे से करके जाते हैं तो यू कैन स्कोर दैट मच। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम 50% ही करके जाओ, तो आप ज्यादा से ज्यादा करके जाइए। बट आई एम टेलिंग यू दैट इवन इफ यू आर स्कोरिंग 50% मार्क्स, यू आर गेटिंग 1000 ऑलमोस्ट रैंक। ठीक, तो इसलिए थोड़ी सी मेहनत करो और बहुत अच्छे से जो भी चैप्टर करो अच्छे से पढ़ो। इसमें जो जो चीजें हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं कि R आपको पता ही है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। R you know that it is universal gas constant। T0 हो गया बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। LF हो जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन नोट कर लीजिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और KF की वैल्यू वाटर के लिए हो जाती है 1.86। चूंकि जनरली हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं वाटर को, दिस इज 1.86। KB की वैल्यू क्या थी वाटर के लिए? 1.52,
है ना। तो ये तो हम लोग लिख लिए थे पिछली क्लास में, फिर भी दोनों एक जैसे हैं तो अगल बगल भी लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। Kb is 1.52 for water and Kf is 1.86 for water. हो गया बच्चों डन। Kb का या Kf का अगर कोई यूनिट लिखना चाहे तो Kf का यूनिट भी फिर वैसे ही हो जाएगा। यहाँ थोड़ी सी जगह इसमें लिख देते हैं। अगर यूनिट कहा जाए Kf का तो क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस और डिवाइडेड बाय मोलैलिटी का यूनिट। तो मोलैलिटी का यूनिट में एक टर्म आ जाता है न्यूमरेटर में मोल और डिनोमिनेटर में आ जाएगा केजी, तो वो केजी ऊपर पहुंच जाएगा। तो डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल, सेम एज यूनिट ऑफ केबी। केएफ का भी वही यूनिट होता है। तो ये जो आपके मोलल फ्रीजिंग डिप्रेशन कांस्टेंट है या मोलल बॉइलिंग एलिवेशन कांस्टेंट है, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं, केएफ और केबी। और दोनों का फॉर्मूला एक ही जैसा है, एकदम सेम है, बस केएफ को केबी से रिप्लेस कर देना है और लेटेंट हीट वहां वेपराइजेशन यूज करेंगे तो यहाँ पे फ्यूजन यूज कर लेंगे क्योंकि यहाँ सॉलिड लिक्विड का मामला है। ओके, कंप्लीटेड। आगे बढ़ें। यस सर। अब देखिए, चूंकि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये तो डे टू डे साइंस है। जैसे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, वेदर इट इज यूज्ड, इट कैन बी यूज्ड। आजकल इसका बहुत यूज है। आप देखते होंगे आजकल जो है थोड़ा लद्दाख में टेंशन चल रही है, तो सबने पढ़ा होगा कि लद्दाख में जो है बहुत ज्यादा ठंड रहती है। ये मैं रफ कर रहा हूं, है ना। तो अब जैसे मान लीजिए से हमारा कोई आर्मी का व्हीकल ही है, तो चूंकि वहां ठंड बहुत ज्यादा है, तो ठंड बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा कि उसके अंदर जो फ्लूइड्स होंगे, लिक्विड्स होंगे, कार्बोरेटर में पानी वानी डाला जाता है तो वो तो जम जाएगा। तो गाड़ी चलेगी कैसे, बढ़ेगी कैसे। तो लद्दाख जैसी जगह में या जहां ठंड है, वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि जो वाटर होता है जो गाड़ी में डालते हैं पानी, तो उसमें क्या करते हैं कि एंटी फ्रीजिंग एलिमेंट्स मिला देते हैं, है ना। जैसे अगर मैं कहूं तो हेडिंग डालू एंटी फ्रीजिंग एलिमेंट या एंटी फ्रीज सब्सटेंस। देखो अभी आजकल इसका यूज भी चल रहा है खूब और आजकल हम लोग पढ़ भी ले रहे हैं ऐसे को। तो ओके, सो पुट द हेडिंग एंटी फ्रीज सब्सटेंस। एंटी फ्रीज सब्सटेंस क्या होता होगा ये? तो इसका मतलब ये है कि फ्रीज का ऑपोजिट, मतलब जो फ्रीज ना होने दे, दैट इज एंटी फ्रीज सब्सटेंस। तो फ्रीज ना होने दे, इसका साइंटिफिक मेथड क्या होगा? तो साइंटिफिक मेथड होगा कि किसी भी सब्सटेंस को फ्रीज होने से बचाना है तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट को घटा दीजिए। कोई चीज से -4 डिग्री पे जमती हो तो उसको -25 डिग्री पे जमाने लगे, कुछ ऐसा डाल दो उसमें, तो वो क्या होगा, वो रिड्यूस टेम्परेचर पे भी काम कर पाएगा। सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसका देखो प्रैक्टिकल यूज समझ में आ रहा है कि हमारे जो सैनिक वहां लद्दाख में लड़ रहे हैं दिन रात नेगेटिव टेम्परेचर्स पे, तो कैसे रहेंगे? तो वो जो भी चीजें यूज करते होंगे वो तो जम जाती होंगी, तो उनको एंटी फ्रीज करना होगा। तो एंटी फ्रीज के लिए क्या है? एंटी फ्रीज के लिए है कि अगर उसमें कुछ ऐसा लिक्विड डाल दें, कुछ ऐसा केमिकल सब्सटेंस डाल दें जिससे कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट ही घट जाए, झंझट ही खत्म। बोलो कितना अच्छा है ना। तो एसी की जरूरत ही नहीं है। तो ओके, तो लिखें इसमें थोड़ा सा कि अच्छा चलो एक बात और बताओ, सोच समझ के जवाब देना सब लोग, है ना। ये बहुत आसान सवाल पूछ रहा हूं मैं। एंटी फ्रीज सब्सटेंस अगर मैं पूछूं तो वोलेटाइल नेचर के होंगे कि नॉन वोलेटाइल के? अच्छा ये बताइए, चलिए। नॉन वोलेटाइल। मैंने एक सवाल पूछा कि दी सब्सटेंसेस, इतनी बुद्धि से सोच के बताओ कि ये वोलेटाइल नेचर के होंगे या नॉन वोलेटाइल नेचर के होंगे, सो बताओ। हाँ भाई बोलिए। अरे कैसे हो यार तुम लोग, टोपे ना।
वोलेटाइल कैसे हो जाएगा? सत्यानाश हो जाएगा। नॉन वोलेटाइल होगा ना। अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं? फ्रीजिंग पॉइंट का डिक्रीज कब होता है? जब एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं पानी में। तो पानी को वहां लद्दाख में जमने से बचाना है और तुम उसमें और वोलेटाइल झोंक दोगे तो क्या होगा? वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। सॉरी, फ्रीजिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट घटाना है तो क्या करना है? उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाना है। तो ये तो एक बहुत कॉमन सा सवाल था, बिना कुछ जाने ही तुम्हें बताना चाहिए था कि सर एंटी फ्रीज सब्सटेंस जो होंगे डेफिनेटली नॉन वोलेटाइल होंगे। ठीक, चलो खैर, नहीं बता पाए, कुछ लोग बता दिए, अच्छी बात है। लिखें पहले तो ये लिख लें, इसको थोड़ा वर्ड्स में लिख लेते हैं। या चलिए, नॉन वोलेटाइल तो लिख ही लिया, ऐसे लिख लेंगे। सो दीज आर द non-volatile substances which reduce freezing point. Full stop. एक इसका एक बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है जो कि क्वेश्चंस में भी कई बार आता है, विच इज एथिलीन ग्लाइकॉल। एग्जाम्पल इज एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल एक डाई अल्कोहल होता है बच्चों। इस तरह से इसका फिगर भी, ये फॉर्मूला बना सकते हैं आप इसका। CH2OH का होल ट्वाइस भी कई बार इसको लिख देते हैं हम लोग। एथिलीन ग्लाइकॉल। अब देखो इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन, इवन 2 क्वेश्चन हम लोग करते हैं एंटी फ्रीज सब्सटेंस के। देखें आप में से कितने लोग बना पा रहे हैं। कंप्लीट हो गया? थोड़ा सा नीचे कर लो, ये स्क्वायर हो गया, ये नीचे लगाया जाता है। Some of you have a very good chance to get a seat in IIT or NEET, and most of you have a very good chance to get a seat in NIT. The only thing is that you rigorously follow all academic activities instructed, तो आपका चांस बहुत अच्छा है। लिखिए, और ये सब बड़े फिक्स्ड क्वेश्चंस हैं, बट यही आते हैं एग्जाम में और नहीं कर पाते हैं बच्चे, भूल जाते हैं चूंकि। सो द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ Himalayas is say -14 degrees Celsius, full stop. If 31% by mass of ethylene glycol इफ की जगह इज लिख लो। इफ ठीक नहीं बैठेगा, यहां पे इज लिख लें। Is 31% by mass of ethylene glycol is suitable. Is 31% by mass of glycol, फिर से आ गया, suitable for car radiator? पहला सवाल,
ठीक, पहले से करते हैं फिर दूसरा करेंगे। क्या क्वेश्चन है कि हिमालयास का नॉर्मल टेम्परेचर -14 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या 31% बाई मास ऑफ ग्लाइकोल जो है ऐसे एनवायरनमेंट के लिए कार रेडिएटर में सुइटेबल है। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट का डिक्रीज आए, वो डिक्रीज भाई मान लीजिए हमारा जो नॉर्मल एनवायरनमेंट है उसमें हम एथिलीन ग्लाइकोल नहीं मिला रहे हैं, क्योंकि हमें फ्रीजिंग पॉइंट को कम करने की जरूरत नहीं, वो सफिशिएंट है। अब मान लीजिए फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीज, जनरली हम फ्रीजिंग पॉइंट 0 मानते हैं वाटर का, ये -14 डिग्री सेल्सियस है, तो -14 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीज हो गया। तो हम अब ऐसा सब्सटेंस मिलाएं अपने कार रेडिएटर के वाटर में जिससे कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट 14 डिग्री से भी घट जाए। जैसे एक एग्जांपल, मान लीजिए हमने कुछ मिला दिया, हमारा इनिशियल, जरा बात को समझेंगे बच्चों, हमारा इनिशियल मान लीजिए या उसको मेन ही लिख देते हैं। अभी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन को मैं थोड़ा समझा रहा हूं कि लेट इनिशियल फ्रीजिंग पॉइंट से 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक। अब आफ्टर एडिंग XYZ जो नया फ्रीजिंग पॉइंट हुआ से वो -12 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो ये जो XYZ आपने ऐड किया है, इसको XYZ नाम दे देते हैं, तो ये XYZ हमारे किसी काम का नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हिमालय के टेम्परेचर पर ये -12 डिग्री सेल्सियस पर जम जाएगा, जबकि हमारा टेम्परेचर तो उससे भी कम है। तो ये जो हमारा XYZ है ये किसी काम का नहीं है। अच्छा, मान लीजिए फिर लिखें कि आफ्टर एडिंग से UVW, है ना, UW या UVW, दिस इज समथिंग न्यू। अब जो नया फ्रीजिंग पॉइंट है से दैट इज से -18 डिग्री सेल्सियस, इट्स वेरी नाइस फॉर यू। क्यों? अब आपकी गाड़ी में जो पानी है वो -18 डिग्री सेल्सियस पर जमेगा, उससे पहले फ्रीज नहीं होगा। तो इस टेम्परेचर पर आसानी से वो लिक्विड स्टेट में रहेगा एंड योर व्हीकल विल परफॉर्म सीमलेसली, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपने कुछ उसमें ऐसा मिला दिया कि अब आपका वो पानी जो है वो -18 डिग्री सेल्सियस पर जमने वाला है, तो -14 डिग्री सेल्सियस आराम से झेल लेंगे। तो अब हमें ये चेक करना होगा कि एथिलीन ग्लाइकोल के इस सॉल्यूशन को मिलाने से अगर हमारे फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीज -14 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया तो हमारा ये एथिलीन ग्लाइकोल का 31% का जो सॉल्यूशन है वो काम का हो जाएगा। और मान लीजिए अगर फ्रीजिंग पॉइंट का डिक्रीज 14 डिग्री सेल्सियस से कम रहा, मान लीजिए 12 डिग्री सेल्सियस हो पाया, तो उसका मतलब क्या हुआ? तो किसी काम का नहीं रहा। ये बात पहले समझ आ रही कि नहीं आ रही? हमें कुछ ऐसा मिलाना होगा जिससे कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिक्रीज हो वो 14 डिग्री से ज्यादा हो। उससे अगर मान लीजिए हमने कहा कि -15 डिग्री सेल्सियस पे अब फ्रीज होगा तो और बढ़िया है, तो भी -14 पे चल जाएगा, है ना। लेकिन अब वो -13 ही आ गया, फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीज 13 डिग्री का हुआ, तो किसी काम का नहीं रहा। क्यों? -13 आते आते वो जम जाएगा, -14 का तो फिर बात ही खत्म हो गया। ठीक, तो देखें अब जरा समझते हैं कि तो हमें क्या लिखना होगा कि अवर एथिलीन ग्लाइकोल solution is considered to be useful when क्या होगा? डेल्टा TF जो है बच्चों वो ग्रेटर देन इक्वल टू 14 डिग्री सेल्सियस आए। बोलो ऐसा होगा कि नहीं होगा? जो फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिक्रीज आए
वो डिक्रीज 14 डिग्री सेल्सियस या उससे बेहतर हो, उससे ज़्यादा हो तो हमारा काम चल जाएगा। तो हमारा ये एथिलीन ग्लाइकॉल सॉल्यूशन हमारे लिए फर्स्ट क्लास हो जाएगा। ठीक, तो ये कैसे आएगा देखो जरा, चेक करते हैं कितना आता है। डेल्टा TF का फॉर्मूला हम जानते ही, इसको रफ कर दें बच्चों। डन? यस सर। ठीक है, सारे लोग कर लें आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं। बच्चों समझ के पढ़ो। दिस पार्ट इज वेरी इजी एंड actually there are some portion of the syllabus in which you can score guaranteedly. Chemistry is that part, you know. So you will definitely be able to solve the question अगर आप ठीक से पढ़ के और ठीक से शीट सॉल्व किए, ठीक से आप जेई की बुक सॉल्व किए, आप डेफिनेटली करके आएंगे। ओके, मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो डेल्टा TF लेट्स कैलकुलेट। सो डेल्टा TF की जो वैल्यू है बच्चों, वो हम लोग क्या पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं KF इंटू M, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, और इंटू मोलैलिटी। तो वाटर के लिए क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट तो अभी हमने सीखा 1.82 होता है। मोलैलिटी हो जाता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या हो जाता है, मास ऑफ सॉल्वेंट, बट दैट मास इज इन kg। ठीक, अच्छा, आपका सॉल्यूट क्या है भाई? आपका जो सॉल्यूट है दैट इज CH2OH और CH2OH। तो इसका जो मोलर मास आएगा, जरा देख लो कितना आएगा। 2 है कार्बन तो 24 हो गया, फिर 2 है ऑक्सीजन, सो दिस इज 32, और 2 to 4 to 6 आर द हाइड्रोजन्स। तो ये हो गया 30 और 32 मतलब 62 है ना, 62 ग्राम हो गया इसका मोलर मास। अच्छा, और एक बात समझें, हमें ऐसा दे रखा था कि आर सॉल्यूशन इज 31% बाई मास ऑफ CH2OH होल ट्वाइस। एथिलीन ग्लाइकॉल का 31% बाई मास सॉल्यूशन है। तो इस 31% बाई मास का मतलब होता है बच्चों कि आपका 100 ग्राम में 31 ग्राम है एथिलीन ग्लाइकॉल, और सॉल्वेंट तो वाटर ही मान के चलते हैं, तो आपका 100 में से 31 निकाल दीजिए, सो दैट रिमेन्स 69। सो 69 ग्राम ऑफ वाटर, ये हो गया आपका 31% बाई मास ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल का मीनिंग। ओके, अब चलो डेल्टा TF पर अप्रोच किया जाए। तो जो डेल्टा TF आएगा वो हो जाएगा 1.82 इंटू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का मास 31 ग्राम और सॉल्यूट का मोलर मास 62 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट इज 69 ग्राम, बट हमें क्या करना है, इसको किस में लिखना है, kg में। सो 1000 से कर दीजिए इसको डिवाइड, ये हो गया, निपट गया। सो व्हेन यू सॉल्व दिस, आपके पास लगभग 13.5 आएगा आंसर में डेल्टा TF, 13.5 डिग्री सेल्सियस। तो 13.5 डिग्री सेल्सियस आया डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो क्या ये 31% सॉल्यूशन जो बाई मास का था अपने काम का हुआ? बोलो, काम का हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ ना, ये तो यूजलेस हो गया ना, ये तो बेकार हो गया अपने लिए, यूजलेस हो गया। क्यों यूजलेस हो गया? क्योंकि इस सॉल्यूशन को मिलाने से पानी जो है जैसे ही -13.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा वैसे ही फ्रीज हो जाएगा। तो -14 डिग्री को विथस्टैंड ही नहीं कर पाएगा, तो कार्बोरेटर में काम नहीं कर पाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। सो दिस इज यूजलेस। सो दिस इज योर आंसर। अब ये जो क्वेश्चन है, कोई कुछ पूछ रहा था शायद सर, आप वाटर के लिए KF 1.82 लिखवाए थे।
सॉरी 1.86 होगा ना, मैंने 1.82 लिखवा दिया है क्या? 86 होगा, 86 है बेटा, ठीक कर लो उसको, 86 से ही ये आंसर आ रहा है। ठीक, हाँ तो देखो क्या हुआ। अब ये जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया तो हमें ये समझ में आया कि ये तो भाई किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि इससे जो -14 डिग्री तक का तो बचाव हो नहीं पाया, तो -13.5 डिग्री सेल्सियस पर ही क्या होगा, ये पानी आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इसी क्वेश्चन का एक एक्सटेंशन भी है बच्चों, देखो क्या एक्सटेंशन है, ध्यान से समझिए क्या एक्सटेंशन है। ये पहले लिख लो सब लोग, इसी में हम थोड़ा सा समझाते हैं। सारे लोग लिख लिए? सारे बच्चे लिख लिए हमारे, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखो देखो जरा क्या होगा, अगर हमें इसे यूजफुल बनाना है तो एक काम तो ये किया जा सकता है कि ये जो आपका 31% बाई मास था, इसमें 31% से थोड़ा सा इसका कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं। सेम अगर 40 कर दिए तो न्यूमरेटर 40 हो जाएगा और ये जो डिनोमिनेटर है वो 60 हो जाएगा। भाई हमें इसकी वैल्यू बढ़ानी है, 13.5 से बढ़ानी है। तो एक एग्जांपल बता रहा हूं कि अगर आप न्यूमरेटर बढ़ा दें, डिनोमिनेटर घटा दें, तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जानी है। तो अपना ये जो एथिलीन ग्लाइकोल का सॉल्यूशन है, दैट विल बी अ यूजफुल सॉल्यूशन, दैट विल बी अ यूजफुल सॉल्यूशन। तो एक तरीका हो सकता है कि हम 31% बाई मास की जगह कुछ इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ले लें, से 40 और 50, जिससे कि हमारा ये वैल्यू 14 को क्रॉस कर जाए। भाई -14 डिग्री सेल्सियस से बचाना था तो डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट 14 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। एक तो ये हो गया। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है बच्चों, क्या? अब इस क्वेश्चन में वो जो पक्ष है, वो जो एस्पेक्ट है इस तरह के प्रॉब्लम का, दैट एस्पेक्ट इज मिसिंग। व्हाट इज दैट एस्पेक्ट? देखो क्या होगा, मान लीजिए हमने इसी एथिलीन ग्लाइकोल के सॉल्यूशन को पानी में मिलाया, ठीक? तो नेचुरली क्या होगा कि इसको बचा पाएगा नहीं। तो क्या होगा कि कुछ वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। भाई वाटर का मास कितना है? 69 ग्राम है कि नहीं? सो सम वाटर विल गेट कन्वर्टेड टू आइस। तो मान लिए कि 69 में 9 ग्राम वाटर, एक एग्जांपल, आइस में कन्वर्ट हो गया। तो हम इस फॉर्मूले में उस मोमेंट को सोचें जब हमारा 9 ग्राम वाटर आइस में कन्वर्ट हो गया, तब जो सॉल्वेंट बचा वो तो 60 ग्राम ही बचा, 60 ग्राम ही बचा। तब तो यहां पे 60 आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलो भाई, फिर 60 आएगा कि नहीं आएगा नीचे? तो ऊपर तो वही रहा, ऊपर तो कोई चेंज नहीं हुआ। एथिलीन ग्लाइकोल का तो 31 ग्राम ही है, लेकिन जैसे जैसे पानी फ्रीज होता चला जाएगा वैसे वैसे लिक्विड वाटर की क्वांटिटी घटती जाएगी। तो जो डिनोमिनेटर है बच्चों, दिस डिनोमिनेटर विल डिक्रीज, everything will remain same, this 1.86 will remain same, this everything remain same। अगर हम ये 69 को कम करते जाएं तो भी क्या ये वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो भी क्या ये वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? और ये वैल्यू जैसे ही 14 से ऊपर निकली तो जो बचा हुआ पानी है वो फिर नहीं जमेगा। जिसको जमना था जम गया, जिसको फ्रीज होना था हो गया। लेकिन जैसे ही ये वैल्यू 14 को क्रॉस करेगी फिर आपका पानी जो है फर्दर फ्रीज नहीं होगा। क्यों भाई, ये बात समझ आ रही है कि नहीं? अरे बोलो भाई, ऐसे तुम गूंगे बन के बैठे रहते हो सब लोग। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बेकार हो गया तो ये पूरा का पूरा पानी जो है आइस में कन्वर्ट ही होने वाला है। इसका कुछ हिस्सा आइस में कन्वर्ट होगा और कुछ हिस्सा पानी ही बना रहेगा। तो अगर कोई पूछ दे कि अच्छा बताओ, क्या तुम ये बता सकते हो कि एग्जैक्टली इसका कितना पोर्शन आइस में कन्वर्ट हो जाएगा और कितना पोर्शन आइस में कन्वर्ट नहीं होगा? तो हम कहेंगे हाँ सर बिल्कुल बता सकते हैं, एकदम बता सकते हैं। देखो कैसे, ये सबने नोट कर लिया प्यारे बच्चों?
Yes, sir. ओके, आगे बढ़े. Yes. ओके, लिखिए कि लिखें. So this sample of ethylene glycol is not suitable, but it does not mean that it is completely a wastage. It is completely a wastage. ये एकदम कूड़ा है ऐसा भी नहीं है. है ना. तो क्या क्या लिखेंगे हम लोग? हम लिखेंगे कि आफ्टर addition of ethylene glycol, comma, some portion of water will be converted to ice, but some part will remain liquid. सवाल है कैसे, हाउ. तो नीचे लिखा मैंने कि लेट W ग्राम of water converts to ice, है ना. तब देखो क्या होगा. डेल्टा TF हमें लिखना होगा 1.86 इंटू मोलैलिटी, तो वो तो 31/62 था ही, मोल्स ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल, divided by mass of water. Now what is the mass of water? So initially the mass of water was 69 gram, and let's say W gram is now ice. So this is the actual mass of water that we are having. और ये वैल्यू होगी 14 के बराबर. बच्चों ये समझ पा रहे हो कि नहीं? प्यारे बच्चों ये समझ पा रहे हो कि नहीं? अब जैसे ही ये डेल्टा TF 14 पहुंचेगा तो जो बचा हुआ पानी है वो पानी रहेगा, फिर आइस में नहीं कन्वर्ट होगा. जो बदलना था आइस वो बदल गया. ऐसा तो नहीं होता है कि झटके से सब कुछ आइस में बदल जाए. ग्रेजुअल प्रोसेस है ना. तो अब जरा इसको सॉल्व करके हम लोग W की वैल्यू निकाल लेंगे. नाउ गेट W. ठीक. तो ये एंटी फ्रीज सब्सटेंस का कॉन्सेप्ट बच्चों समझ आ गया सबको? Yes. तो ये पूरी तरह एकदम कूड़ादान में इसको फेंक देना ऐसा नहीं. ये काम करेगा लेकिन कुछ हिस्सा पानी का बर्बाद करेगा, उसके बाद काम करना स्टार्ट करेगा. इट विल वर्क. देखो इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन करते हैं. सर सर पूछना था सर, जैसे मास ऑफ जैसे जनरल वाटर और फिर जब उसको आइस में कन्वर्ट कर देंगे तो उसका मास इक्वल होगा? मास तो बेटा कभी चेंज नहीं होता है. मास डेंसिटी चेंज होती है. मास इज यूनिफॉर्म. हमने कहा कि हमारा 10 ग्राम वाटर आइस में कन्वर्ट हो गया तो आइस का भी मास 10 ग्राम ही होगा. एक इनको एक कॉमन क्वेश्चन है. वॉल्यूम में बच्चों चेंज हो सकता है. इफ आई एम सेइंग माई 10 ग्राम कंपाउंड इज कन्वर्टिंग इनटू समथिंग एल्स,
तो दैट समथिंग एल्स इज ऑल्सो 10 ग्राम. मास रिमेन्स कंजर्व, मास कभी चेंज नहीं होता है. 10 ग्राम पानी आइस में बदला तो आइस भी 10 ग्राम ही होगी. हाँ, ये जरूर कह सकते हो कि V1 वॉल्यूम पानी का कन्वर्ट हुआ तो आइस में वो वॉल्यूम V2 हो जाए. वॉल्यूम विल बी चेंज्ड, मास विल नॉट चेंज. समझ आ गई बात? तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे ये पानी कन्वर्ट होगा आइस में, वैसे वैसे डिनोमिनेटर में वाटर का मास घटते जाएगा. या ऐसे भी कह सकते हैं वैसे वैसे मोलैलिटी बढ़ती जाएगी. ये क्या है? दिस एंटायर थिंग इज मोलैलिटी. So as some water will get converted into ice, denominator decreases, overall fraction increases, molality बढ़ेगी. बोलो बच्चों, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? और मोलैलिटी बढ़ेगी तो डेल्टा TF भी बढ़ेगा. अरे भाई, बोलते रहा करो तुम लोग कुछ कुछ. कभी कभी ना भी आए तो भी यस सर नो सर करते रहे तो लगा कि भाई कुछ लोग बैठे हुए हैं, कक्षा चल रही है. ओके, इसको मैं रफ कर दूं. यस फिर इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन देते हैं जो तुम्हें अपने आप करना होगा, है ना, उसमें गड़बड़ नहीं करना है किसी को. सो एक लाइन हम लोग और लिख लें इसमें और फिर इसको कंक्लूड करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. तो लिखेंगे कि as some part. सर. हाँ जी सर. सर, इससे पहले जो अभी क्वेश्चन दिए थे तो उसका आंसर नो ना होगा? उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर तो नॉट यूजफुल हो गया, वो तो बता ही दिए. As some part of water gets converted to ice, comma, amount of solvent क्या है भाई? वाटर है, तो वाटर का अमाउंट कम हो गया, reduces. इसका मतलब हुआ कि जो मोलैलिटी है, जिसको कि आप स्मॉल m बोल रहे हैं, वो बढ़ जाएगी. और मोलैलिटी बढ़ जाएगी तो जो डेल्टा TF है वो भी बढ़ जाएगा साहब, वो भी बढ़ जाएगा. ठीक, चलो एक और क्वेश्चन. सो एकदम सेम उसी तरह का है. लिखेंगे कि 10 ग्राम ऑफ यूरिया, 10 ग्राम ऑफ यूरिया is added to 300 ग्राम ऑफ वाटर, 300 ग्राम ऑफ वाटर. ठीक, full stop. Urea is added to water such that it should now freeze at -3 degrees Celsius. Full stop. Find mass of the water that will be separated
in the form of ice. In the form of ice. और जो KF है वाटर का वो दिया हुआ है, वैसे आप जानते भी हैं 1.86. चलिए साहब बताइए, एकदम सेम है. अपने आप टेक 2 minute टाइम, ऑनेस्टली solve yourself and check whether you have learnt everything or not. Done? दस ग्राम यूरिया 300 ग्राम पानी में मिलाई गई. इसलिए मिलाई गई ताकि अब ये पानी 0 डिग्री की जगह -3 डिग्री पे फ्रीज हो. लेकिन ये पाया गया कि इतने के बाद भी क्या हुआ कि कुछ पानी आइस में बदल ही गया यूरिया मिलाने के बाद भी. तो आपको यही बताना है कि कितना मास पानी का आइस में कन्वर्ट हो गया यूरिया मिलाने के बाद भी. मतलब -3 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर दिया आपने, तो क्या हुआ कि कुछ हिस्सा पानी का वो जो है आइस में बदल गया. पूरा तो नहीं बदल पाया, कुछ हिस्सा बदल गया. तो कितना बदल गया ये बताना है. क्या सभी लोग कर पा रहे हैं कंफर्टेबली? चलो मैं बताता हूं. जो कर पा रहे हैं अच्छी बात है, जो नहीं कर पा रहे हैं वो समझ लें. तो अगेन वेरी इजी सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन. अब यहां जो डेल्टा TF था, नाउ आई एम डूइंग द सॉल्यूशन हियर. सो दैट डेल्टा TF वाज 3 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हमें फ्रीजिंग पॉइंट में 3 डिग्री सेल्सियस की कमी करनी थी. तो डेल्टा TF जो कि 3 डिग्री सेल्सियस है, अब उसकी वैल्यू तो होती है KF इंटू मोलैलिटी. सो दिस 3 इज इक्वल टू KF. KF तो फिक्स हो गया 1.86. मोलैलिटी में थोड़ा दिमाग लगाना है, तो कोई दिमाग नहीं लगाना है. क्या है हमारे पास? हमारे पास 10 ग्राम यूरिया थी, तो यूरिया का मोलर मास 60 हो जाता है ना. यूरिया को कैसे लिखते हैं? NH2CO NH2. दिस इज यूरिया. तो यहां पे कितना हो जाएगा? 2 नाइट्रोजन है, सो 14 इंटू 2. हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों? 4, तो 4 इंटू 1. फिर एक कार्बन है, सो दैट इज 12, और एक ऑक्सीजन है तो 16. तो 28 इधर हो गया, और 28 और 12 40 और 16 4. सो ये सब मिलाकर 60 हो जाता है. दिस इज यूरिया. तो यूरिया का मोलर मास हो गया आपका 60 ग्राम. तो वही मैंने यहां पे लिख दिया. अच्छा, अब नीचे क्या लिखते हैं? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. तो कितना वाटर था? 300 ग्राम. बट इसमें से कुछ हिस्सा क्या हुआ? आइस में कन्वर्ट हो गया. 100 से डिवाइड कर दिए तो ये हो गया केजी. मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. बस अब सॉल्व कर लीजिए. सो इफ यू सॉल्व इट, आपके पास जो W आने वाला है, कितना आ रहा है W? 67.5. नहीं सुनने में आ रहा है. 67.5. W की जो वैल्यू आएगी वो लगभग 170 ग्राम के आसपास आनी चाहिए. 170 ग्राम. सर 196. 196. सर 196. यस सर 196. चलो 196 सही. ठीक. तो इसका मतलब क्या हुआ कि 196 ग्राम आइस, 196 ग्राम ऑफ वाटर कन्वर्टेड इनटू आइस. स्टिल हमारे पास लगभग 104 ग्राम पानी बच जाएगा जो सुरक्षित रहेगा, बर्फ में नहीं बदल पाएगा, है ना. सो दिस इज योर आंसर. 196 इज योर आंसर. तो ये डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट
डन टू एवरीवन? समझ गए भाई? यस सर। है ना? ठीक। और ये जो एंटी फ्री सब्सटेंस थे, ये भी बात समझ में आ गई क्या होता है? एंटी फ्री सब्सटेंस क्या होता है ना? चलो, यस। अब क्या है कि यहां तक तो कंप्लीट हो